हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेकर के आए हैं सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित रीजनिंग का यह दूसरा क्लास है, जिसमें रीजनिंग से संबंधित एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्लास देखने के बाद आपका रीजनिंग से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपने इसका पहला क्लास नहीं देखा है तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे स्क्रीन पर कि ये x और y दोनों बच्चे हैं। क्या है? x y दो बच्चे हैं, ये दोनों जो है बच्चा है, और z जो है वो x का पिता है। ये दोनों बच्चा है और z जो है वो x का पिता है। और उसके बाद कह रहा है आगे कि y z का पुत्र नहीं है, तो y और z में क्या संबंध है। तो अगर जो है z का पिता x का पिता z है और y पुत्र नहीं है, तो z में क्या संबंध हो सकता है। y अगर पुत्र नहीं है तो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी यह कहता है कि जब x और y दोनों बच्चे हैं तो y क्या होगा, पुत्री होगा, यानी y बेटी होगी। x बेटा है और y बेटी होगी, तो x y बेटा बेटी हो गए, दोनों बच्चे हो गए। और z का पिता x है, तो उसी प्रकार जो है y और z के बीच जो संबंध होगा वो पुत्री और पिता का संबंध हो जाएगा। यानी पहला का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सुनीता जो है वो लड़कियों की एक पंक्ति लगी है जिसमें दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। सुनीता की स्थिति यह है कि सुनीता जब दोनों छोर से 11वां स्थान पर है, इधर से अगर हम लोग गिने 1 2 3 कर करके तो 11वां पे है, इधर से भी अगर हम लोग गिने 1 2 3 करके तो सुनीता की स्थिति कहाँ है, 11वां नंबर पोजीशन पर है। तो ऐसा जब भी सिचुएशन बनेगा, किसी एक लड़की की सिचुएशन है जो दोनों तरफ से 11वां पे है, तो वो उसको हम लोग करेंगे क्या कि दोनों तरफ से जितने नंबर पर है उस दोनों को हम जोड़ लेंगे और उस पंक्ति में कुल निकालना है। तो दोनों तरफ से उस लड़की की पोजीशन कितना पर है, 11 पर, तो हम 11 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 22। लेकिन चूंकि जो सुनीता है तो दोनों तरफ से हम उसको जोड़े हैं तो एक ठो घटा लेंगे। सुनीता नाम की तो एक ही लड़की है जो दोनों तरफ से 11वां पोजीशन पर है, तो दोनों को जोड़ करके और एक घटा लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 22 में से 1 गया 21, यानी उस पंक्ति में कुल 21 लड़की है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके समझिए कि सुनीता की स्थिति कहाँ थी, ये क्या बोलते हैं कि 11 पर थी, तब तो हम दोनों को जोड़ लिए हैं। अगर सुनीता की स्थिति ये कहा जाए कि शुरू के तरफ से जो है, इसी प्रश्न में अगर ये कहा जाए कि 10वें सुनीता की स्थिति शुरू से 10वें नंबर पर है और अंत से जो है पीछे से गिनते हैं तो सुनीता की स्थिति कितना नंबर पर है, 12वां नंबर पर है। अगर पीछे से इसका हम लोग गिनती करना शुरू करें तो सुनीता की स्थिति जो है वो 12वां नंबर पर आ जाता है। तो उस पंक्ति में कुल कितने हैं, तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे कि शुरू से 10वां पर है और अंत से 12वां पर है, तो 10 और 12 को जोड़ देंगे। अब चूंकि दोनों जगह सुनीता की ही स्थिति है तो सुनीता एक लड़की है तो एक घटा लेंगे, यानी उस पंक्ति में 21 लड़की है। तो इस प्रकार से जो है चाहे वो किसी भी प्रकार से प्रश्न दे, एक के बारे में अगर पोजीशन पूछता है तो हम घटा करके उसका आंसर कर लेंगे। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक पहुँचे। और आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रकार के प्रश्न हम आपसे ऐसे कराएंगे ताकि कोई प्रश्न आपका छूटे नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीमा का भाई है कौन, सोहन सीमा का भाई है और यह सीता से आयु में बड़ा है, किंतु श्वेता दीप्ति से छोटी है और सीमा से बड़ी है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन हो गया। इसको मिलाइए, एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि सीमा, सीता और ये सीमा का छोटा भाई सोहन, सोहन जो है वो क्या है, सीता से बड़ा है, सोहन सीता से बड़ा है। अब उसके बाद कह रहा है कि श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो और सीमा का छोटा भाई है, तो स्वाभाविक है कि सीमा बड़ी है सोहन से और सोहन बड़ा है सीता से। अब श्वेता जो है वो दीप्ति से छोटी है और सीमा से बड़ी है, तो इस हिसाब से सबसे बड़ी कौन हो गई कि तो वह हो गई, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा,
बी के दीप्ति हो जाएगी, क्योंकि श्वेता जो है वो दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी जो है ये दीप्ति हो जाएगी, क्योंकि श्वेता क्या है, दीप्ति से छोटी है और सीमा से वो बड़ी है, तो इस हिसाब से दीप्ति सबसे बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7 है और नीचे से 26 है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। अभी इस प्रकार का प्रश्न हम लोग पीछे किए थे 11-11। तो कह रहा है कि ऊपर से जब हम लोग गिनते हैं तो उस कक्षा में सोहन का स्थान कौन सा है, 7 है, और इस प्रकार अगर नीचे से हम लोग गिनते हैं तो उसी का सोहन का स्थान जो है कितना पुरता है, उस सोहन का स्थान नीचे से गिनने पर 26 आ रहा है। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 7 + 26 को हम लोग जोड़ेंगे। 7 + 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33। 33 में से हम लोग 1 माइनस कर लेंगे, तो 33 में से 1 माइनस करने के पश्चात हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 32। यानी 32 आया, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। क्यों हम लोग 1 घटाते हैं, क्योंकि 7वां नंबर पर सोहन है, ऊपर से नीचे से गिनते हैं तो 26वां नंबर पर सोहन है, यानी सोहन की गिनती हम लोग 2 बार कर रहे हैं। तो हम लोग 7 + 26 करते हैं और एक सोहन को चूंकि 2 बार गिन चुके हैं, सोहन 1 है तो 1 घटा लेते हैं, तो उसमें उस पंक्ति में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें मालूम हो जाती है कि 32 विद्यार्थी है, जिसमें ऊपर से सोहन 7वां और नीचे से 26वां पर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि हरा का अर्थ लाल है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि हरा का अर्थ लाल है, सॉरी इसको हम लोग इसमें करते हैं इंग्लिश में, ग्रीन का अर्थ क्या हो गया, रेड। आगे कह रहा है कि लाल का अर्थ पीला है, यानी रेड का अर्थ येलो है। फिर आगे कह रहा है कि पीला का अर्थ जो है वो नीला है, यानी येलो का अर्थ जो है वह ब्लू है। आगे कह रहा है कि ब्लू का अर्थ जो है वो नारंगी है, यानी ऑरेंज है। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कौन सा होगा। बहुत आसान है, क्या कहा कि ग्रीन, यानी हरा का रंग रेड लाल है, उसी प्रकार लाल का जो अर्थ है वो पीला है यानी येलो है, उसी प्रकार येलो का जो अर्थ है वो ब्लू है, और ब्लू का जो अर्थ है वो ऑरेंज है। तो फिर आकाश का रंग कैसा होगा, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है वो होता है ब्लू। स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, ब्लू रंग का होता है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्लू का अर्थ ऑरेंज है, ब्लू का अर्थ ऑरेंज यानी नारंगी का रंग है, तो स्वच्छ आकाश का रंग आंसर में क्या होगा, नारंगी होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कीजिएगा। आप कभी भी इसमें ब्लू नहीं मारिएगा या ये नहीं खोजिएगा कि स्वच्छ आकाश का रंग ब्लू होता है तो हम ब्लू को टिक करें, क्योंकि प्रश्न में नीला ब्लू का अर्थ क्या दिया है, नारंगी दिया है। तो इसलिए 5वां का ऑप्शन ए सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर इसी प्रकार का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पुस्तक को घड़ी कहें, पुस्तक के लिए हम लिखते हैं बी से बुक, बुक को हम लोग कहेंगे वॉच यानी घड़ी, घड़ी को बैग कहें, फिर वॉच को हम लोग बैग कहें, BAG बैग लिख देते हैं। फिर आगे कह रहा है कि बैग को हम लोग शब्दकोश कहें, यानी बैग को क्या कहना है, डिक्शनरी कहते हैं। आगे कह रहा है कि शब्दकोश को खिड़की कहें, तो शब्दकोश जो है यानी डिक्शनरी, इसको हम लोग विंडो कहेंगे, W लिखते हैं। तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि पुस्तक जो है ले जाने के लिए हम लोग किसे प्रयुक्त करेंगे, तो पुस्तक के लिए क्या है, पुस्तक हम लोग किस में ले जाते हैं, पुस्तक हम लोग ले जाते हैं बैग में रखकर, पुस्तक किस में ले जाते हैं, बैग में रखकर। और बैग का अर्थ क्या है, डिक्शनरी है, तो यानी शब्दकोश है हिंदी में। तो फिर पुस्तक ले जाने के लिए जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो किसका, शब्दकोश का करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होइए, फिर से इस प्रश्न को समझिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको देंगे मुफ्त में 1 नंबर के लिए। क्या कह रहा है कि घड़ी, पुस्तक को घड़ी कहेंगे, यानी हम लोग बुक को वॉच कहेंगे, और वॉच को हम लोग क्या कहेंगे, बैग, घड़ी को बैग कहेंगे, और बैग को क्या कहेंगे, तो बैग को कहेंगे हम लोग डिक्शनरी, और यानी शब्दकोश, और डिक्शनरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो डिक्शनरी को हम लोग कहेंगे खिड़की यानी विंडो। तो अब कह रहा है कि पुस्तक ले जाने के लिए क्या प्रयुक्त होगा, तो पुस्तक चूंकि हम लोग बैग में रख के ले जाते हैं, और बैग के लिए इस्तेमाल क्या हो रहा है, डिक्शनरी, शब्दकोश, तो आंसर हो जाएगा शब्दकोश, ऑप्शन नंबर डी।
अगर इसी प्रश्न में ये पूछे आपसे कि हम लोग कोई नया वर्ड किस में खोजेंगे, तो नया वर्ड खोजते हैं किस में, शब्दकोश में। और शब्दकोश को कहा जा रहा है खिड़की, विंडो, तो खिड़की में खोजेंगे। हम लोग समय किस में देखेंगे, तो समय किस में देखते हैं, घड़ी में। और घड़ी को कहा जा रहा है बैग, तो हम लोग बैग में समय देखेंगे। यानी जो उस प्रश्न में जो कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको उत्तर करेंगे। और रीजनिंग में यह खासियत होती है कि रीजनिंग का आंसर उसी में छुपा होता है। इस प्रकार आप अगर हमसे पहले बना लीजिएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सही उत्तर क्या कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, उसी प्रकार का प्रश्न है, हल करते हैं। पी से पुलिस, टी से टीचर। पुलिस को कहेंगे टीचर, शिक्षक को कहेंगे राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन। तो टीचर को क्या कहें हम लोग, पॉलिटिशियन। फिर उसके बाद जो है पॉलिटिशियंस को कहेंगे डॉक्टर, पॉलिटिशियंस को डी फॉर डॉक्टर। डॉक्टर को कहेंगे वकील यानी डी फॉर डॉक्टर, एल फॉर लॉयर। और लॉयर को कहेंगे सर्जन। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपराधी को पकड़ने का काम कौन करता है, पुलिस। अपराधी को पकड़ने का काम कौन करता है, पुलिस। और पुलिस को पहले ही अक्षर में क्या कहा है कि पुलिस को शिक्षक कहा जाए। तो अब अपराधी पकड़ने कौन जाएंगे, इस प्रश्न के हिसाब से पुलिस नहीं जाएंगे, मास्टर साहब जाएंगे यानी शिक्षक जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। रीजनिंग को जो है, रीजनिंग देखिए, रीजनिंग का सबसे सही ये अर्थ ये है कि जिस तरह से मैथ और रीजनिंग का संबंध ये है कि मैथ वाइफ की तरह है, रीजनिंग साली की तरह है। यानी यहाँ क्या होता है कि इसमें कोई भी अर्थ निकाला जा सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैथ का रूल्स है, आपको उसी रूल्स पे आप जब सॉल्व करेंगे तो फिर जाकर के आपका मतलब मेथड और आंसर दोनों सही होंगे। और रीजनिंग का कोई रूल्स नहीं है, कहीं से भी आपको रीजनिंग में जो है सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाना है, तो ये याद रखिएगा। इसलिए 7वां का अब पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, अपराधी को पकड़ना, लेकिन रीजनिंग के प्रश्न के हिसाब से मास्टर साहब शिक्षक जाएंगे किसको, पुलिस को पकड़ने, इस प्रश्न के हिसाब से। तो इस प्रकार रीजनिंग में जो है आपको इस तरह से घुमाएगा कि आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, 1 नंबर आपका मुफ्त में मिलेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है कि 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। याद रखिएगा 35 बच्चा है कुल, गोविंद का जो स्थान है वह ऊपर से 6ठा स्थान है। कुल कितना बच्चा है, 35, गोविंद ऊपर से 6ठा है, और कृष्ण जो है वो गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण गोविंद से कितना स्थान नीचे है, 7 स्थान नीचे है, तो 703। तो यहाँ पर अब चूंकि गोविंद का ऊपर से स्थान कितना हो गया, 6 कृष्ण वाला और प्लस 7 ये, तो 6 7 हो गया 13। यानी ऊपर से जो गोविंद का कृष्ण का स्थान है ऊपर से, तो कृष्ण का स्थान ऊपर से हो गया 13वां। अब नीचे से कितना होगा, तो 35 माइनस 13 करेंगे हम लोग। 35 में से 13 घटा तो कितना बचा, तो बच गया यहाँ पर 2 और 1 यानी 22, और इसमें 1 जोड़ देंगे क्योंकि कृष्ण का ही स्थान है। वहाँ पर प्लस माइनस करते हैं कब, जब स्थान दिया होता है तो कुल निकालने के लिए माइनस करते हैं, और कुल दिया हो तो स्थान पता करने के लिए हम लोग प्लस 1 करेंगे। तो 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23। यानी कृष्ण का नीचे से 23वां है और ऊपर से 13वां स्थान पुर रहा है। तब इस जाकर के पूरे जो ये है बच्चे हैं उसमें से 35 बच्चों में से कृष्ण नीचे से 23वां और ऊपर से 13वां स्थान पर। नंबर 9वां है हमारे स्क्रीन पर कि यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं है जितना मोहन है, तो श्याम फिर क्या है। ध्यान से देखिएगा, राम से श्याम अधिक धनवान है, यानी राम ज़्यादा धनी है किससे, श्याम से, लेकिन राम कम धनी है किससे, मोहन से। तो इस केस में हुआ क्या कि मोहन सबसे अधिक धनी हो गया और श्याम सबसे कम धनी रहा, यानी श्याम निर्धन हो गया। तो इस प्रकार जो है श्याम क्या हो गया, तो श्याम मोहन और राम दोनों से निर्धन हो गया। और ऑप्शन में हम लोग खोजेंगे तो राम से धनवान है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि राम धनवान है, तो मोहन से निर्धन है, यानी ऑप्शन नंबर सी 9वां नंबर सवाल के लिए सही होगा। क्योंकि श्याम जो है वह राम से भी और मोहन से भी, इन तीनों में मोहन सबसे अधिक धनवान है, बीच में राम की स्थिति है, और श्याम सबसे कम धनवान है, यानी श्याम मोहन और राम दोनों से निर्धन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक पंक्ति में रमन
प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां स्थान है तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं। दोस्तों आप भी बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम 2-3 प्रश्न ऐसा बताए हैं आपको, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप कमेंट करके इससे पहले बता सकते हैं कि 15 शुरू से अंत से 11, 15-11 होता है कितना 26, उसमें से घटा लीजिए 1, तो 26 में से 1 घटाइएगा तो आंसर कितना आएगा 25। यानी उसमें पंक्ति में कुल जो लोगों की संख्या है वह 25 है, जहां रमन प्रारंभ से 15वां और अंतिम से 11वां स्थान पर खड़ा है। एक इसलिए घटाते हैं क्योंकि जब काउंटिंग करते हैं तो पहला से शुरू करते हैं तो रमन को गिनते हैं, फिर आखिरी से शुरू करते हैं तो रमन को गिनते हैं। इस प्रकार रमन की गिनती 2 बार होती है, इसलिए हमको 1 घटाना पड़ता है। क्वेश्चन 11 है कि यदि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है तो 5 किलोमीटर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा में है। सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर मान लिया कि किसी बिंदु से प्रारंभ किया और दक्षिण की ओर वह 6 किलोमीटर गया। जैसे ही वह उस पॉइंट से बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर दक्षिण की ओर जाने के क्रम में जब वो बाईं ओर मुड़ करके कितना जाएगा 4 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब यह है कि वह पूरब की दिशा में मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर जब वो पूरब की दिशा में 4 किलोमीटर चलने के बाद आगे कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर चलता है, तो जब पूरब से फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो वह किस दिशा में मुड़ेगा, पूरब से जब वह बाईं ओर मुड़ेगा तो वह बिल्कुल दक्षिण के विपरीत यानी उत्तर दिशा में मुड़ेगा, तो वह वहाँ 5 किलोमीटर चलेगा। तो इस प्रकार अब जो अंतिम स्थिति में उस व्यक्ति का जो मुख है वह उत्तर के दिशा में है। इसको आप आसानी से मात्र 10 सेकेंड में इस प्रश्न को बना सकते हैं एक कलम लेकर के, कि जब वह व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, बाईं ओर मुड़ा तो पूरब की ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, फिर पुनः जब वो बाईं की ओर मुड़ा तो वो उत्तर की ओर मुड़ गया, यानी जिस दिशा में चला था दक्षिण की ओर उसके ठीक विपरीत दिशा में चला गया और वहाँ पर वो 5 किलोमीटर गया, उत्तर के दिशा में उसका मुख है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट 12वां नंबर प्रश्न जो है इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पहले समझ करके फिर उत्तर कीजिएगा। कह रहा है कि विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर बाईं ओर घूम करके 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर घूम करके 3 किलोमीटर जाता है। तो पहले हम लोग लिखते हैं 5 किलोमीटर वो दक्षिण की तरफ गया, फिर उसके बाद जो है जब वो दाईं ओर घूमा तो वो पश्चिम की तरफ कितना गया 3 किलोमीटर, फिर अब वो दाईं ओर घूमा और दाईं ओर घूमने के बाद फिर वो 5 किलोमीटर चला, यानी वह उत्तर की ओर कितना चला 5 किलोमीटर। अब कह रहा है कि अब पुनः वह जो है फिर बाईं ओर, अब यहाँ से किधर मुड़ रहा है बाईं ओर इस तरफ मुड़ रहा है और कितना जा रहा है 5 किलोमीटर जा रहा है। तो पूछा ये जा रहा है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ध्यान से देखिए, ये उसका मूल बिंदु है ए से बी दक्षिण की ओर गया वो 5 किलोमीटर, बी से सी इधर गया जो पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर, फिर सी से डी वो पुनः उत्तर की ओर गया कितना 5 किलोमीटर, और फिर यहाँ पर जो है डी से ई गया वह 5 किलोमीटर। तो वह प्रारंभिक स्थान से यह ए डी वाला दूरी 3 किलोमीटर और ये डी ई वाला दूरी 5 किलोमीटर, तो कुल ये 8 किलोमीटर दूर है। यानी इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है कि मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ध्यान से देखिएगा, मोहन यहाँ से मान लीजिए 15 किलोमीटर वह उत्तर के दिशा में चला, फिर बाएं मुड़ जाता है, वहाँ से वह किधर मुड़ता है बाएं, तो उत्तर की दिशा में जाके बाएं मुड़ेगा तो वह पश्चिम की दिशा में जाएगा और 10 किलोमीटर चलता है। फिर अब वह बाएं मुड़ता है, तो फिर जब पश्चिम से बाएं मुड़ेगा तो वो किस दिशा में हो जाएगा दक्षिण के दिशा में। फिर वहाँ से वह 15 किलोमीटर चलता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो जब वह 15 किलोमीटर उत्तर गया, उत्तर जाके बाएं मुड़ा तो वह पश्चिम की तरफ हो गया, और पश्चिम से फिर 10 किलोमीटर चल के जब वह बाएं मुड़ा तो पुनः वह उत्तर के विपरीत यानी दक्षिण के दिशा में हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि वह जो मोहन है वह किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण के दिशा में चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है कि निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है, तो रोहन की क्या होगी जब वह निखिल से आयु में दुगुना बड़ा हो जाए। तो जब निखिल जो है अपने भाई रोहन से आयु में कितना है 8 साल का छोटा है निखिल, किससे रोहन से,
अब कह रहा है कि रोहन की आयु क्या होगी, जब निखिल आयु से दुगुना हो जाए। तो निखिल जब दुगुना होगा तो फिर रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो रोहन की आयु भी उसके बाद जो है वो ढंग से समझिए। कह रहा है कि निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है, तो उसका भाई रोहन की उम्र क्या होगी यदि निखिल आयु में दुगुना भी है, यानी 8 साल का रोहन छोटा है और रोहन की जो उम्र है तो उस हिसाब से निखिल की, रोहन की जितनी भी उम्र है उस हिसाब से निखिल की आयु कितनी है, निखिल दुगुना बड़ा है। तो 8 साल छोटा है और निखिल उम्र में दुगुना बड़ा है, यानी निखिल की जो आयु हो जाएगी उस हिसाब से रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 14 का डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक घड़ी 4:30 बजे यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। जब 4:30, आप घड़ी बना करके याद कीजिए थोड़ा सा, यहाँ 4:30 की स्थिति किस प्रकार से होती है, यहाँ पर 3 है और यहाँ 9 है, यहाँ पर जो है 4 का स्थिति आता है। तो जब यहाँ पर घंटे की स्थिति यहाँ होगी और घंटे की सुई की स्थिति इस तरफ होगी और ये इस तरफ होगी मिनट की सुई। तो कह रहा है कि मिनट की सुई जब 4:30 की स्थिति में किस तरफ है, पूरब की तरफ है, तो घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी। तो घंटे की सुई की जो स्थिति हो जाएगी वो इधर 3 के सामने रहता तो पूरी तरह से उत्तर की दिशा में होता। 3 से चूंकि नीचे है 4:30 के बीच में है, तो यहाँ पर पूरब और उत्तर के बीच में है, तो इसलिए घंटे की सुई की जो दिशा हो जाएगी वो उत्तर पूरब दिशा। ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 16 कि यदि नोट को PQVG लिखा जाता है तो टाइम को क्या लिखा जाएगा। याद ध्यान से देखिए, NOTE नोट, उसको क्या लिखा है, नोट को लिखा है PQVG। कितना कितना का डिफरेंस है, तो N के बाद जो है O यानी एक अक्षर का डिफरेंस है, O के बाद फिर P यानी यहाँ भी एक अक्षर प्लस एक अक्षर बढ़े हैं, T के बाद भी U एक अक्षर बढ़े हैं और E के बाद भी FG एक अक्षर बढ़े हैं। तो टाइम कैसे लिखेगा, तो टाइम के बाद एक अक्षर बढ़िए, तो एक अक्षर बढ़ने के बाद क्या आ जाएगा, टाइम के बाद हम लोग एक अक्षर बढ़ेंगे तो आएगा V। उसके बाद I के बाद एक अक्षर हम लोग को बढ़ना है, तो I के बाद जब हम लोग एक अक्षर बढ़ेंगे तो क्या आएगा K, चूँकि J बीच में जाएगा छोड़ देंगे। M के बाद एक अक्षर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, N को छोड़ के O और E के बाद जो है F को छोड़ के G, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि टाइम को हम लोग इसी कूट भाषा में VKOG लिखेंगे। नोट को PQVG लिखते हैं तो टाइम को क्या लिखेंगे, VKOG। अगले सवाल के ऊपर ध्यान से प्रश्न को देखिएगा कि फेथ को केल्वी लिखा जाए तो क्लाउड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एकदम ध्यान से हम लोग को देखना है, FAITH है, लिखा कैसे गया है KELVI। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर F के बाद 4 अक्षर का गैप है, उसके बाद दूसरा अक्षर A के बाद 3 का गैप है, I के बाद 2 का गैप है, T के बाद जो है 1 का गैप है और H के बाद कोई गैप नहीं है, 0 गैप है, H के बाद I लिखा गया है। तो उसी प्रकार हम लोग को 4 3 2 1 0 का गैप कर देना है क्लाउड में। तो क्लाउड में जब हम लोग लिखेंगे तो क्लाउड को कैसे लिखेंगे कि 4 का हमको गैप बनाना है C के बाद जब हम लोग 4 का गैप बनाएंगे तो H आएगा। उसके बाद फिर जो है जब L के बाद 3 का गैप बनाएंगे तो फिर आएगा P, फिर R के बाद 2 का गैप, O के बाद 2 का गैप R, U के बाद 1 का गैप W और D के बाद बिना गैप के E, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। किसके लिए, 17वां नंबर प्रश्न के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि SIR को PSPIPR लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखना है, इसी प्रकार का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता रहेगा, बिना वक्त गंवाए आपको जो है 1 नंबर प्राप्त करते जाना है। और यहाँ पर सवाल देखिए कितना आसान है कि SIR सर को PSPIPR लिखा है, यानी हर अक्षर से पहले P अक्षर को लगा दिया गया है। तो मैन के लिए क्या होगा, तो मैन में हर अक्षर से पहले आप P लगा दीजिए, PM PA PN। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, PM PA PN का ऑप्शन नंबर डी। तो 18वां का डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल है, यदि टेबल को GZYOV लिखा जाए तो ज्यूस को क्या लिखा जाएगा। जी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि टेबल को क्या लिखा है, GZY। तो यहाँ पर कितना कितना का गैप है, ध्यान से देखिए,
तो टेबल को जिस प्रकार से GZYOV लिखा है तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के जैसे टेबल को GZYOV लिखा है उसी प्रकार जूस को हम लोग जो है QFRXY लिख देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो बताइए मेरा पीठ किधर होगा। तो दक्षिण की ओर जब हम दायां हाथ रखे हैं तो स्वाभाविक है कि जो हमारा मुख होगा, चेहरा होगा, वह पूरब की दिशा में होगा, तो पीठ जो होगा वह पश्चिम के दिशा में होगा। इस प्रकार चूंकि अगर दक्षिण की ओर दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, तो माउथ जो है, चेहरा, फेस वह पूरब की ओर हो जाएगा ईस्ट में, तो बैक जो है यानी पीठ वो कहाँ हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। इस प्रकार 20वां का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब के रूप में आंसर जाना जाएगा। दोस्तों यह दूसरा सेट था रीजनिंग का। हम अगला इस प्रकार का सेट आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आपका रीजनिंग से एक भी प्रश्न नहीं छूटे। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक पहुँचे।